हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं सुरेश रावत लेकर आ चुका हूँ तुम सभी के लिए हमारा एडवांस लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन एंड तो फॉर द टॉपिक जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे कि जो जी मेंस के है जी एडवांस के है, बट उन क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई किया इस तरीके से कि तुम उन कॉन्सेप्ट को लगा पाओ जो तुम्हारे क्लास 9 के है ना, क्योंकि फर्दर जो कॉन्सेप्ट हैं उन सब में डिफरेंशिएशन यूज होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन तुमने एक नाम भी नहीं सुने होंगे शायद अभी तक, है ना। इंटीग्रेशन यूज होता है सर, ये व्हाट आर डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन सर, ये सब एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हमारे 11th क्लास में आएंगे। ठीक है, ये अभी के नहीं है तुम्हारे, तो फिर अभी इन्हें पढ़ के फायदा भी नहीं है। ओके ठीक है, सो इन्हें छोड़ो, है ना, इन्हें छोड़ो। हम पढ़ेंगे वो चीज़ जो हमारे काम की चीज़ है, एंड सेकेंडली हम जो एडवांस पढ़ने वाले हैं वो भी हम उस लेवल में पढ़ेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें लग जाएगी, हमने क्या ही पढ़ लिया, हमें पता चले चीज़ों के बारे में कि अब वो फ्रिक्शन ऐसा है, ये फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा आज वो तुम्हारे शायद लगेगा ही नहीं। तुम अभी समझो कि तुम्हारे जो कूल क्वेश्चन आएंगे उनमें कहीं नहीं लगने वाला है। बस वो जो है फ्रिक्शन को तुम्हारी बुक में भी उत्तर नहीं दिया हुआ है, फ्रिक्शन एनसीईआरटी है, फ्रिक्शन उत्तर दिया ही नहीं गया है। ये तो मैं इतना ही बताने वाला हूँ, सारा तुम्हारा क्लास 11th का है। ओके, सो हम इसको पढ़ रहे हैं जस्ट टू हम वो क्वेश्चंस कर पाए। ओके, सो सिंपली अब व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, हम सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो पहले अगर तुमसे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछूंगी व्हाट इज फ्रिक्शन, तो तुम बोलोगे सर इट्स अ रेजिस्टिव। व्हाट काइंड ऑफ फोर्स? सर इट्स अ रेजिस्टिव फोर्स। कैसा रेजिस्टिव? ऐसा रेजिस्टिव जो कि हमें कोई भी मोशन करने से रोकता है। जब भी हम चलना चाहते हैं, किसी चीज को हिलाना चाहते हैं, इट्स अ रेजिस्टिव। किसी चीज को मूव करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कोई भारी सा बॉक्स रखा हुआ है, उसे हम मूव करना चाहते हैं, है ना, फोर्स लगा के। तो अब क्या हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स लगाने का मतलब ये नहीं होता कि हर वो ऑब्जेक्ट हिल जाए। अगर मैं एक 5 साल के बच्चे से बोलूं, 5 years ओल्ड किड से बोलूं कि भाई तू ना इस बॉक्स को धक्का लगा दे, एक बड़ा सा बॉक्स है और उसमें ना बहुत सारी बुक्स रखी हुई है तुम्हारी, सर समझो क्लास 9 की बुक्स रखी हुई है, कि क्या वो हिला लेगा उस बॉक्स को? सर नहीं हिला पाएगा, सिंपल सी बात है, नहीं हिलाने वाला है। क्योंकि सर भाई सीधी सी बात है ना सर, वो भारी है बॉक्स, बच्चा छोटा सा है, वो फोर्स ही लगा पाएगा इतना कि वो बॉक्स हिल जाए। हाँ सीधी सी बात है, जब फोर्स ही लगा पाएगा तो भाई बात ही बनती है कि भाई फ्रिक्शन से उसे, फ्रिक्शन तो छोड़ो कि वो उसे हिला भी पाए। ठीक है, लेकिन अगर मुझसे साइंटिफिकली पूछे कि भाई व्हाट इज द मेन रीजन, तुमने तो बोल दिया कि फोर्स की वजह से नहीं हिला पाया, पर भाई वो असली रीजन क्या था जैसे नहीं हिला पाया? फोर्स लग रही है, मतलब हिलना तो चाहिए था, फोर्स लग रही है तो हिलना तो चाहिए था, लेकिन हिला क्यों नहीं, है ना। और तुमने तो ये पढ़ा है एवरी रिएक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, इसका अपोजिट रिएक्शन हो कहाँ रहा है, वो तो उसके हाथ पे हो रहा है वो चीज, ठीक है। लेकिन भाई जब फोर्स अपनी बॉडी पे लग रहा है तो बॉडी मूव करनी चाहिए ना भाई, फोर्स तो लग ही रहा है ना, तो बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही? बॉडी मूव इसलिए नहीं कर रही है ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। यू गाइस नो, यहाँ सर पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से बॉडी मूव नहीं कर पा रही। लेकिन सर आपने तो बोल दिया था बस फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन एक फोर्स होता है जो हमें पीछे लगता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है, ये सब हम समझ गए। लेकिन अभी मैं ये तो बताओ कि असलियत में वहां क्या हो रहा होता है। मतलब अगर मैं बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू, हमें जो तुम्हारा बॉक्स एंड जो अर्थ सरफेस है उसका बहुत ही माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर दिखाऊं, तो वहां ऐसा क्या हो रहा होता है कि सर आप देखो, सबसे पहले तुम्हारा एक आज भ्रम तोड़ देता हूँ। तुम्हें लगता होगा कोई भी सरफेस अगर वो स्मूथ है एकदम ना, तो वो एकदम स्ट्रेट होती है, मतलब ऐसी एकदम स्मूथ होती है सरफेस, लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती है, 100% स्मूथ कोई सरफेस नहीं होती है। हर कोई ना कोई सरफेस में एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, इस लेवल पे माइक्रोस्कोपिक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं दिखने में मालूम पड़ जाएगा, तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी नहीं होती, हम नेकेड आई से नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना रफ है कितना स्मूथ है। ठीक है, हम बस बाहर से देख के हम अगर समझो एक टाइल को टच कर रहे हो तो हम बोलेंगे हाँ ये स्मूथ है, और हम किसी ब्रिक को टच कर रही है तो ब्रिक में कैसे होता है, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, तो हमें फील होते हैं वो पोर्स। तो सेम चीज है हमारी फ्रिक्शन में भी, वो पोर्स दिखते हैं हमें, वो पोर्स जो होते हैं वो
फोर्स ही मेन चीज है जो हमारे इस पूरे मोशन को रोक रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं वो चीज देखो कि एक जो थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि यार इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा होता है। सर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, रिपल्शन, व्हाट इज अट्रैक्शन? So electrostatic attraction is kind of a force which is applied between two objects. Just like have you seen any kind of battery, or you can say have you seen any kind of you can say magnets which gets attracted to each other when they came in contact. So when the two magnets came in contact to each other, they just try to combine, just try to come closer to each other, and they end up close to each other, and they end up getting stick to each other. Okay, so in this way you can see that what kind of force is active between both these magnets. So the main force which is acting in both these magnets is the electrostatic force. What kind of force? It's the electrostatic force between both the objects. Okay, and this electrostatic force is nothing but due to the, you can say, due to the poles which gets attracted to each other. Okay, the poles which gets attracted to each other. So in the same way, where an object and a surface came in contact with each other, they both try to attract each other. How they attract each other? They have a force of gravitation, as you guys know. What is the force of gravitation between them? It is have you ever seen आई होप हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमें बताएगा कि ग्रेविटेशन कैसे लगता है ना। सो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अटैक कर रहा होता है, वो कितना होता है Gm1m2/r, है ना, Gm1m2/r। तुम्हें नहीं मालूम है तो भी बात नहीं है, लेकिन ये तो मैं बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बता रहा हूँ मैं ये चीज कि भाई ये जो दोनों पार्टिकल्स है ये चाहते हैं कि दोनों चिपके रहे। ये दोनों कैसे रहे? चिपके रहे, और ये वहीं रहे। बस जहां समझो कि अगर ये पॉइंट है, ये वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट समझ लो तुम, ये इतना सा टुकड़ा समझ लो अर्थ का, तो ये अर्थ का टुकड़ा भी चाहता है कि भाई मैं जो ऊपर जो बॉक्स का टुकड़ा है ना, मैं उससे अट्रैक्टेड हूँ, मैं ना उससे डिटैच ना हो। तो यही बात है कि यही पूरा जो तुम्हारा सर्कमस्टेंसेस बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि भाई वो चाहते हैं कि हम चिपके रहे, हम दोनों एक दूसरे से एकदम क्लोजली बाउंड रहे, हम लोग रजिस्ट करें एक दूसरे को हिलने से। मतलब क्या, तुम समझो ना, अगर तुम्हारा बॉक्स जो तुम्हारा अर्थ सरफेस है वो रजिस्ट कर रहा है ऊपर वाले बॉक्स को मूव करने से, तो हमारा बॉक्स भी तो रजिस्ट करेगा नीचे वाले सरफेस को मूव ना करने से। करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ड्यू टू दैट तुम्हारे दोनों सरफेस एक दूसरे को रजिस्ट करते हैं कि वो दोनों मूव ना करें। ठीक है, अभी सब छोड़ दो, बस समझो कि हाँ इनके बीच में ना कुछ ये बॉन्ड्स बन जाते हैं। समझो बॉन्ड्स क्या होता है कि तुमने सोचा होगा बॉन्ड्स क्या होता है। बॉन्ड्स जस्ट लाइक कि ना, समझो तुमने रस्सियां बांधी होंगी, रस्सियां से खेला होगा, है ना। तो बॉन्ड है जस्ट लाइक दिस रस्सी। ये अब वो रस्सी क्या करती है, अब मान लो रस्सी को तोड़ना है, रस्सी को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे बीच से कट लगा दो, ये चीजों से काट दिया, या फिर क्या किया हमने, दो लोगों ने मिलकर कस के खींचा और वो टूट जाएगी। यही हो सकता है, यही होता है ना, हमें इस रस्सी को तोड़ना होता है। तो सेम काइंड ऑफ ये वर्चुअल बॉन्ड नहीं होते कि तो तुम्हें दिख जाएंगे, एकदम फिजिकली बॉन्ड नहीं होंगे तो तुम्हें दिख जाएंगे, ये वर्चुअली तुम्हें सोचने पड़ेंगे। और ना ये सारे थ्योरी से रिलेटेड है कि ये ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बन जाते हैं उनके बीच में। मतलब समझो जो फोर्स है ना वो बॉन्ड के फॉर्म में, कैसे बॉन्ड के फॉर्म में कैसे? और सोचो कि उनके जो थ्रेड्स बन गए, मान लो दो ऑब्जेक्ट्स थे ना, मुझे रोकना था एक दूसरे से, तो मैं बांध दूंगा नहीं बांध दूंगा, उसी तरह समझो कि ऐसे ऐसे बॉन्ड्स बन जाते हैं उनके बीच में। ये बॉन्ड्स है कुछ नहीं है, ये फोर्स ही, बट हम इन्हें बॉन्ड्स के रूप में दिखा रहे हैं जिसमें और ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। तो अगर मुझे मान लो इसे ऊपर बॉक्स को हिलाना है, इसे बॉक्स को इधर मूव कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर ये बॉन्ड टूटे, फिर ये बॉन्ड टूटे, धीरे धीरे सारे बॉन्ड टूट जाए और मेरा बॉक्स मूव हो जाएगा। तो यही जो फोर्स हम लगा रहे हैं, इससे ये जो बॉन्ड्स है वो टूट रहे हैं, वही हमारा कौन सा फोर्स है? वो हमारा वो फोर्स है जो इसे मूव करने में हेल्प करेगा। और जो ये बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ये कौन सा फोर्स है? सर यही हमारा वो फ्रिक्शनल फोर्स है, यही हमारे वो फ्रिक्शनल बॉन्ड्स हैं जो हमें क्या कर रहे हैं? रजिस्ट कर रहे हैं कि हम मूव ना करें। समझ गए?
चलो आई होप इतना समझ में आया होगा। देखो एडवांस चीजें नहीं समझ में आ रही है तो वो इतना समझ के रख लो कि भाई यहाँ वो फोर्स होता है, वो फोर्स किस वजह से होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बन जाते हैं, दोस्तों एक दूसरे को अटैक करते हैं एक दूसरे की तरफ, इस कारण वो दोनों को हम बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होके मूव नहीं करने देते ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मैं समझ सकते हैं यहाँ तो। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ये फ्रिक्शनल बॉन्ड्स होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होता है जो हमें रजिस्टर। ठीक है, इतना आ गया होगा। अब मेरी बात समझो, लेट सपोज तुम्हारे पास इतना एक बुक है जो कि एक अर्थ सरफेस पर रखी हुई, अर्थ सरफेस समझो या फिर बोल लो कि ना एक टेबल पर रखी हुई। ठीक है, अब तो मैं इस बुक को मूव करूंगा, तो हाउ कैन यू मूव दिस बुक? यू विल जस्ट, सर कहेगा कि सर आई विल जस्ट अप्लाई एंड फोर्स यू। मूव कराना, मैंने बोला उठाना नहीं है, मूव करना है। अब मूव कराना है तो भाई मैं एक धक्का दूंगा बुक को, कैसे भी, है ना। अब मेरी बुक अगर भारी होगी, कैसी होगी, मेरी बुक अगर भारी होगी तो वो मूव करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लेगी। अगर मेरी बुक बहुत हल्की होगी तो वो इजीली मूव कर जाएगी। हल्की सी बुक होगी तो भाई इजीली मूव कर जाएगी, बस ऐसा धक्का दूंगा लेते चला जाऊंगा। लेकिन भारी बुक होगी अगर तो उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना भाई, एक पतला सा लड़का तो धक्का कम देना पड़ेगा, जबकि एक मोटा लड़का उसे धक्का वो ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके वो मूव करेगा। सिंपल है, ये तो बड़ा लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई भारी चीज को मूव कराने में हमें ज्यादा दम लगानी पड़ती है, जबकि हल्की चीज को मूव कराने में बहुत कम दम लगानी पड़ती है। समझ में आ रहा होगा, तो बड़ी कॉमन चीज है, इतना कोई ऐसा बड़े ज्ञान नहीं है, समझ आया। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट एक आता है, तो मैं लगता होगा सर फ्रिक्शन बस एक तरीके का फोर्स है जो कि बस कॉन्स्टेंटली लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब वो मूव करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम्हारा जो फ्रिक्शन है वो दो तरीके के होता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, सर व्हाट डज द वर्ड स्टैटिक मीन? स्टैटिक मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी कंडीशन। व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन? स्टेशनरी कंडीशन। Stationary means what? Stationary means in a rest condition. In a rest condition means what? It will have a velocity of 0. ठीक है, it will have a velocity of 0, या फिर say you can say simply it's a initial velocity. ठीक है, नहीं तो सिंपल। तो क्या बोला मैंने कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट पर तब लगता है जब वो रेस्ट पर है। वर्ड समझ में आ रहा होगा कि स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, रेस्ट इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब क्या, एक ऐसा फ्रिक्शन जब तब लगता है जब हम क्या होते हैं, वेलोसिटी 0 होता है। और वो भी कैसे वर्क करता है, अब देखो कैसे वर्क करता है। मान लो तुमसे बोला है कि बुक को मूव करना है, और मैंने तुमसे बोला ये बुक बहुत भारी है, तुमने बहुत ज्यादा, मतलब तुमने 10 किलो बजा है। तुमने इंसाइक्लोपीडिया देखी है, इंसाइक्लोपीडिया तो बड़ी बड़ी बुक जो होती है, कभी लाइब्रेरी गए होगे तो वहां पर बड़ी बुक देखी होगी, डिक्शनरी देखी होगी, डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की जो बड़ी डिक्शनरी होती है उसे देखा होगा। ऐसी चीजें जो होती है वो कितनी भारी बुक्स होती है उनकी। अगर तुमसे बोलूं कि तुम ना एक अपनी छोटी वाली उंगली से तुम्हारी उंगलियां हैं, मान लो तुम्हारी उंगलियां हैं ना, इस वाली उंगली से मतलब उंगलियों से हिला दो, क्या वो खिलेगी? नहीं सर। तो दोनों को मिले, इन दोनों से मिला के हिलाओ, क्या हिलेगी? लेट सपोज नहीं हिल रही अभी भी। 3 को मिला के देखो, शायद नहीं हिल रही। 4 को, हाँ सर आप थोड़ी हिलना स्टार्ट हुई। 5 को, हाँ सर अब हिल गई पूरी। ये एक तरीका है, या फिर तुम और ऐसे समझो कि इसको नहीं तो मैं तो एक बॉक्स लेते हैं, या तुम बोलो सर हम तो एक में ही बहुत फोर्स लगा देंगे ना, हम तो हिला देंगे उसे। समझदार हो, रुक जाओ, समझदार हो। लेट सपोज ये बॉक्स है, ठीक है। अब मैंने 1 साल के बच्चे से बोला कि इसे हिला दो, सिंपल सी बात है, नहीं हिला पाएगा, मना कर देगा। हाँ, मना भी नहीं कर पाएगा बेचारा वो तो, है ना। चल फिर मैंने बोला 2 साल के बच्चे से, बोला हिला दे, नहीं कह नहीं हिला पाऊंगा। 5 साल के लड़के से बोला हिला दे, तो क्या बोलेगा? सर बहुत भारी बॉक्स है, नहीं हिला पाऊंगा, सिंपली। 1 मिनट 10 साल के बच्चे से बोला कि इसे हिला दो। अब 10 साल का बच्चे क्या करा, इतना उसे दम तो बहुत लगा दी कि बस थोड़ा वो मूव करने ही वाला था पर मूव नहीं कर पाया, दम बहुत लगाई, खुद दम लगा दी। फिर मैंने बोला 15 साल के लड़के से कि भाई तू हिला दे। 15 के लड़के ने क्या करा, उसने फोर्स लगाया और वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, वो मूव कर गया। वो क्या कर गया, मूव कर गया। अब इन सारी कंडीशंस में
बात क्या अलग हो रही थी कि एक 15 साल का बच्चा उस चीज को हिला पा रहा था, जबकि एक 2 साल का बच्चा फिर 1 साल का बच्चा उस चीज को नहीं मूव करा पा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? सो सिंपल सी बात है सर, सब चीजों में कॉमन क्या है? फोर्स। सब बच्चे फोर्स लगा रहे हैं, ये सब क्या अलग है, लेकिन फोर्स सब लगा रहे हैं। बस बात ये है सर, फोर्स का मैग्नीट्यूड सबका अलग अलग है। मैग्नीट्यूड किसी का सेम नहीं है सर, मैग्नीट्यूड किसी का सेम नहीं है। हर बच्चा, 1 साल का बच्चा जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगा नहीं पा रहा है, जबकि हमारा 15 साल का लड़का फोर्स को बहुत ही ज्यादा लगा। वही तो अंतर है, फोर्स में तो अंतर है। लेकिन सर बीच में कंडीशन बोलती है 10 साल के बच्चे ने भी उसको थोड़ा सा हिलाने वाला करके हिला नहीं पाया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी क्या बात है सर कि वो बच्चा चाह तो रहा है कि हिल जाए लेकिन नहीं हिल पा रहा? वो बताइए सर, वो बात क्या है? सो दैट इज नथिंग बट दैट इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये ना समझना स्टैटिक फ्रिक्शन नाम स्टैटिक है मतलब सर एक सा रहेगा या फिर कॉमन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट कांस्टेंट। स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई इज नॉट कांस्टेंट? अब देखो, जब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब ये ऑब्जेक्ट नहीं हिला। 10 न्यूटन का लगाया, तब ये ऑब्जेक्ट नहीं हिला। 12 न्यूटन का लगाया, तब ये ऑब्जेक्ट हिल गया, तब ये ऑब्जेक्ट हिल गया। अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझे एक बात बताओ जरा कि एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, है ना, उस ऑब्जेक्ट पे मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और मैं चाहता हूं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहे, तो मुझे उस पर कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा? कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाना पड़ेगा और किधर? कितने का और किधर कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे? समझे क्वेश्चन को? नहीं समझे? दोबारा बोल दो। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मेरे को फोर्स लगाया मैंने 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ही रखना चाहता हूँ। क्या रखना चाहता हूँ? रेस्ट पे ही रखना चाहता हूँ। तो फिर इस ऑब्जेक्ट पे मैं कितना फोर्स लगाऊं कि ये ऑब्जेक्ट वहीं रुका रहे, वहीं खड़ा रहे, वहीं बैठा रहे? तो कितना फोर्स हो सर? सेम मैग्नीट्यूड का लगा दो, 5 न्यूटन का ही। आपने खुद बताया था ये चीज, है ना? सेम 5 न्यूटन फोर्स लगा दो किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें फोर्स लग रहा है हमारी फोर्स डायरेक्शन में लग रहा है, हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। तो उस 5 न्यूटन के फोर्स के ऐसे ऑब्जेक्ट किस पर रहेगा? ठीक है। तो जब तुमने यहाँ बोल दिया, अब तुम मुझे यहाँ बताओ, जब यहाँ 5 न्यूटन के फोर्स से ये ऑब्जेक्ट ना हिला, तो क्या ऐसा हो रहा था कि यहाँ से कोई अलग से फोर्स आ रहा था जो इसे रोक देता? क्या कोई और आदमी खड़ा था यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ तो कोई नहीं आता, ये तो बस खाली बॉक्स है हमारे पास। तो ऐसा कौन सा फोर्स इसे होगा 5 न्यूटन का जो इसे रोक रहा होगा? सर सिंपल ही, जब फ्रिक्शन की बात चल रही है तो फ्रिक्शन ही फोर्स होगा। हाँ, मतलब कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर 5 न्यूटन ही होगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है तो वही फोर्स है, 5 न्यूटन का ही होगा। हाँ, यही बात। अब ये सेम चीज सोचो तुम 10 न्यूटन के लिए, जब 10 न्यूटन पे भी नहीं हिल रहा था, तब भी तो भाई फोर्स 10 न्यूटन ही तो लग रहा होगा पीछे डायरेक्शन में। ऐसा क्यों हो रहा है सर? सेम ऑब्जेक्ट पे अलग अलग फोर्स क्यों लग रहे हैं? ऐसा फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ क्यों रही है, बदल क्यों रही है? ये फ्रिक्शन पागल नहीं है कि अगर तुम मुझे 5 न्यूटन का फोर्स दे रहे हो तो वो तुम्हारे बैकवर्ड में 10 न्यूटन का फोर्स देके अब पीछे चलने लगे। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे, ऐसा तो कभी नहीं होता कि तुम किसी ऑब्जेक्ट को दे रहे हो 5 न्यूटन का फोर्स, और मान लो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स की ना कोई वैल्यू तो होगी ना। मान लो फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, तो वो ऑब्जेक्ट आगे की जगह पीछे चल रहा है क्योंकि तुमने फोर्स कम लगाया। कभी ऐसा होता है कि कहीं नहीं होता ना? तो ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक मतलब क्या? जब तक हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा तब तक हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है। वो चेंज कितनी होती रहती है? उतनी रहती थी जितना हम फोर्स लगा। समझे? दोबारा बोलता हूँ, क्या? जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, रेस्ट स्टेशनरी पोजीशन में रहता है, और जब तक वो मूव नहीं करता, तब तक हमारे फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है। और वो फ्रिक्शन की वैल्यू कब तक चेंज होती रहेगी? जब तक वो मूव नहीं कर जाएगा, मूव नहीं होता है। और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कितनी होगी फ्रिक्शन की वैल्यू की? वो वैल्यू होगी हमारी 5 न्यूटन के बराबर, या उतने फोर्स के बराबर जितना हम उस ऑब्जेक्ट में लगा रहे हैं, उसे मूव कराने के। एक बार दोबारा इसे और थोड़ा सा समझाता हूँ, क्या
जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर मैंने कोई फोर्स लगाया F, उस पर कोई फोर्स लगाया F, तो हमारा फ्रिक्शन भी उतना ही लगेगा उस F के मैग्नीट्यूड का कि वो रेस्ट पे बना रहे। सिंपल सी बात है, अगर रेस्ट पे होना तो फ्रिक्शन उतना ही तो लगाना पड़ेगा तेरा फोर्स। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, उस फोर्स को बढ़ाते जा रहा हूँ। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर बढ़ाने के लिए फोर्स बढ़ा रहा हूँ तो फ्रिक्शन को भी तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, मुझे रेस्ट पे रखना है। लेकिन फ्रिक्शन का कोई ना कोई पीक तो होगा, ऐसा तो नहीं होता कि कोई मूव ही नहीं करता तो हम फोर्स नहीं लगाते रहते, है ना। मान लो जब 15 साल के बच्चे ने उसे हिलाया था, 15 साल के बच्चे ने उसे हिला दिया था ऑब्जेक्ट को, तो ऐसा तो नहीं था ना कि भैया कि 15 साल तक, जब तक बच्चा हमारा 15 साल का नहीं हो गया, वो बॉक्स जो है उधर उस पर रहेगा, उसी रेस्ट पोजिशन पर रहेगा। लेकिन जब वो उस 15 साल के बच्चे ने उस पर फोर्स लगाया तो हमारा ऑब्जेक्ट कुछ हिल गया ना, तब हमारा ऑब्जेक्ट हिल गया ना, तब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा तब वो हमारा पीक फ्रिक्शन होता है। तब क्या होता है, वो पीक फ्रिक्शन होता है, क्योंकि अब इससे ज्यादा नहीं लग सकता था, इसी कारण तो मूव कर गया। इससे ज्यादा नहीं ले सकता था तभी तो मूव कर गया, अपना रुका रहता। तो हमारा वो फ्रिक्शन कौन सा है, हमारा पीक फ्रिक्शन है। मतलब क्या, हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन की एकदम हाईएस्ट वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू है, लेट सपोज से मान लेते हैं Fs, है ना, जब तक वो रीच नहीं हो जाएगी, जब तक वो रीच नहीं हो जाएगी, या वो जब तक मैक्सिमम नहीं हो जाएगी, वो मैक्सिमम नहीं हो जाएगी, तब तक हमारा ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। और लेकिन जब तुम तो मान ही रहे, तुम तो भाई 10 साल के बच्चे से नहीं रहे, 15 साल के बाद चल जाए, तो जब तुम तो फोर्स बढ़ाते ही जा रहे हो, जब तुम फोर्स बढ़ाते जाओगे तो अब मैं थोड़ी फ्रिक्शन के अलग से किराए से लेके आऊंगा, तो फ्रिक्शन तो मेरा एक मैक्सिमम वैल्यू है ना, उसके बाद तुम फोर्स लगा दोगे तो भाई मेरे को नहीं पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, एक बंदे से फोर्स लगाया, 2 बंदे से फोर्स लगवा रहा हूँ, 3 बंदों से लगवा रहा हूँ, तो 4 बंदों पर तो गाड़ी भी चलने लगती है, ये तब भी एक बॉक्स ही है, सिंपल सी बात है ना। तो बॉक्स हिल जाएगा 4 बंदों की फोर्स से, तो 4 बंदों का फोर्स एक मैक्सिमम फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स था, जिसका हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रखा हुआ। ठीक है, समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया हमारा कौन सा फोर्स, ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब एक हमारा होता है कौन सा, एक हमारा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये होता है एक स्टैटिक, एक होता है काइनेटिक। काइनेटिक ना समझ आ रहा होगा कि सर मोशन की बात हो रही है, जब हमारे पार्टिकल मोशन में आ गया होगा तब रेस्ट क्या हमने कर ली, अब बचा मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, मोशन कुछ ना कुछ, मतलब क्या कुछ ना कुछ वेलोसिटी, मतलब क्या कुछ ना कुछ सर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो मतलब आगे पीछे हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ऑब्जेक्ट में, जिस कारण वो मूव कर रहा है। सो अब एक काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा सर, सिंपल सी बात है ना, जब हमारे स्टेशनरी था, जब रेस्ट पे था तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, तो जब सर मोशन में आ जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। मोशन में सर कब आता है, अब मुझे एक चीज बताओ, तो तुम्हारा स्टैटिक तो था फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन था ना वो तो क्या था, फ्रिक्शन वेरिएबल था। वेरिएबल कैसे, पहले कम लग रहा था, इतना फोर्स आएगा उतना लगेगा, तो वेरिएबल है ना, एक तो नहीं है, एक वैल्यू तो नहीं है बस, है ना। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसकी एक वैल्यू होती है। सर वो कैसे, समझाता हूँ। तुम जब 15 साल का बच्चा लेके आ गए थे, 15 साल का बच्चा लेके तुम आ गए थे, तो उसने ला दिया था। अब मैं बोलूं कि भाई एक 20 साल का बच्चा लेके आ जाओ, एक 18 साल का बच्चा लेके आ जाओ, तो भाई जब 15 साल के बच्चे ने उसे हिला दिया, तो 18 साल के भैया या 20 साल के भैया क्या उस बॉक्स नहीं हिला पाएंगे, हिला देंगे ना यार। सिंपल सी बात है कि एक 15 साल का बच्चा अगर चीज को हिला पा रहा है तो 18 साल का आराम से हिला लेगा, 20 साल का भी आराम से हिला लेगा। डिपेंड करता है, बड़ा होना चाहिए, साइज अच्छा होना चाहिए, वरना ये नहीं कि तुम किसी वीक को भी ले आओ, छोटा से डोरेमोन को ले आओ तो उसे हिला दे भाई, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ भाई, तुम्हें अगर एक 15 साल का बच्चा से हिला पा रहा है तो 18 या 20 साल का बच्चा भी उसे हिला पाएगा, तो सिंपल सी बात है। इसी कारण से जो तुम्हारा तब थोड़ी फ्रिक्शन कोई मायने रखेगा, एक बार जब स्टैटिक फ्रिक्शन रीच हो गया 15 साल के बच्चे से, तो उससे बड़े वाले फोर्स पे तो वो रीच हो ही जाएगा, उसमें तो रीच हो ही जाएगा, तो तब तो उसके लिए कॉन्स्टेंट हो गई ना, फिर तब तो कॉन्स्टेंट हो जाएगी जब फ्रिक्शन उतना ही लगता है जैसा लग रहा था। बस कि मान लो तब 15 साल के बच्चे से, मान लो 15 न्यूटन लेते हैं तो बच्चे क्यों 15 न्यूटन फोर्स के लिए तुम्हारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, मैंने बोला था स्टैटिक में भी पीक फ्रिक्शन, स्टैटिक में भी पीक फ्रिक्शन, तो 15 न्यूटन मान लो, तो 14 न्यूटन जो था तुम्हारा 14.9 न्यूटन 14.9 न्यूटन तुम्हारा एकदम मैक्सिमम फोर्स था, इस पे पार्टिकल मूव नहीं करेगा। 14.9 एकदम मैक्सिमम फोर्स था, इस पे पार्टिकल मूव नहीं करेगा।
तो फिर भाई 15 न्यूटन के बाद जो 18 न्यूटन आएगा, 18 न्यूटन से भी 14.9 न्यूटन कम ही है, तब भी तो मूव कर ही जाएगा। तो हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो तब लगता है जब हमारा ऑब्जेक्ट बार मोशन में आ जाता है। और वो कैसा रहता है, वो फिक्स रहता है, फिर वो नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर बढ़ जाएगा, लेट सब तुम बोलो सर हम मान लेते, आप तो ऐसे बोल रहे हो, हम मान रहे बढ़ता होगा, हम मान लेते बढ़ता होगा, तो ठीक है। अब मान लो काइनेटिक से 40.9 है, 15 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट हिल गया, 15 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट हिल गया है, और 40.9 न्यूटन तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, और तुम बोल रहे हो कि भाई ये बढ़ेगा, तुम बोल रहे हो बढ़ेगा। अब मैंने 18 न्यूटन का फोर्स लगाया, तब तो ये ऑब्जेक्ट बढ़ गया था, 18 न्यूटन का फोर्स लगाया तब बढ़ गया। तो हम बोल रहे हो कि नहीं सर अब ना, अब ये 18 न्यूटन का फोर्स लगाए सर, आप मान लो कि 7.9 न्यूटन तुम्हारा सर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तुम ये चीज बोल रहे हो कि सर हम तो मान रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो बढ़ता हो, है ना, ये तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। और सर जब 18 न्यूटन का फोर्स लगाया तब हम ये मान रहे हैं, तब सर फ्रिक्शन बन गया होगा 17.9 न्यूटन। तो तुम मुझे एक चीज बता दो, तुम तो खुद अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो कि भाई जब तुम्हारा 15 न्यूटन पे ऑब्जेक्ट हिल गया था, तो अब ये बढ़ कैसे गया? अगर तुम्हारा फ्रिक्शन 7.9 हो रहा है तो भाई 15 न्यूटन में नहीं हिलना चाहिए था, तब क्यों हिल गया था वो? तो भाई सिंपल से बात है, नहीं बढ़ रहा होगा तभी तो हिल गया था। अगर ये 15.1 भी हो जाएगा तब भी तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगा 15 न्यूटन पे। सोचो ना, ये दिमाग लगाओ ना, तो मतलब सिंपल सी बात है ना, ये बढ़ ही रहा होगा, ये एक बार इतना फिक्स है कि इतनी वैल्यू अगर हमने रीच कर ली फिर तो हम आगे चल ही जाए, ठीक है। इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन के टाइम पे लगता है और एकदम फिक्स लगता है, फिक्स। अब तो मैं बताऊं कि सर आप ये जो फ्रिक्शन बोलते हो ये निकालते कैसे? आपने बता दिया सर, फोर्स, नेट फोर्स और ऑब्जेक्ट हम निकाल लेते हैं सर, जो होता है एम ए के बराबर। लेकिन सर ये फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे लगाते हैं, फ्रिक्शन कैसे मूव करते हैं? अब मैं तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताई थी कि सर फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है कि सर उस पार्टिकल में मास कितना है, ग्रेविटी कितनी लगेगी। क्या बोला मैंने? मास कितना है, ग्रेविटी कितनी लगेगी। अब फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली अपोजिट होता है जी, फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। समझ में आया? और नॉट ऑन जी, और यू कैन से द नेट फोर्स डिपेंड अपॉन द नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल फोर्स और समझा देते इस चीज के लिए, फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया होगा, तो अब नॉर्मल समझना है। मैं पहले नॉर्मल समझाता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब देखो, जो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स समझे अपन, एक होता है हमारा नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स तो तुम्हारे 11th में आएगा, अभी नहीं आता है, पर तुम थोड़ा समझो इस चीज को कि नॉर्मल फोर्स होता है ना। थोड़ा इस चीज का भी ना एक टेस्ट होना ना, देखो जब एक थालियां बहुत सारी चीजें होती है ना, तो हर चीज का थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेना चाहिए। जब तुम सबका थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले लेते हो ना, तो मालूम पड़ जाता है सबसे अच्छा कौन सा है, और तब तुम उसे खा के बस मजे कर पाते। तो सेम चीज यहाँ पे है, जब तुम सबका टेस्ट ले लोगे तो समझ जाएगा, अरे यार ये चीज इतनी बढ़िया थी, ये चीज इतनी बढ़िया थी, फिर तुम और ज्यादा उस चीज में डीप डाइव करके चीज समझ पाओगे, ठीक है। तो ये लेक्चर सबके लिए नहीं है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है लेक्चर तुम सब देखो, बट जो देख रहे हो अच्छे से देखो, चीज समझ में आएंगे, ठीक है। एडवांस कॉन्सेप्ट है, इजी नहीं होगा, बट अगर तुम समझना चाहोगे तो समझ पाओगे। तो मुझे बताओ भाई, जब तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट टेबल पर रखा होता है तो उसमें कौन से फोर्स लगे होते? सिंपल, अभी टेबल पर रखा हुआ है तो कौन सा फोर्स लगा होगा? जरा एक बार मेरे को बता दो जल्दी से प्लीज। तो तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट टेबल पर रखा हुआ है, तो उस पर टेबल पर रखा हुआ है, अच्छा टेबल पे रखा हुआ है, टेबल कुछ है चाहे ऊपर है, तो मतलब सर कुछ ग्रेविटी लग रही होगी, क्या नहीं सर कुछ mg फोर्स लग रहा होगा उसमें। क्या लग रहा होगा? mg फोर्स लग रहा होगा। अब तुम ये चीज जानते हो कि भाई कुछ mg फोर्स लग रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा? फोर्स लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा? तुम कहोगे सर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इधर कौन सा फ्रिक्शन है, साइड साइड कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है, तो चला जाए नीचे, तोड़ दे इसको टेबल को। तुम सर बोलोगे सर ये जो mg ये टेबल और सरफेस के बीच में, ये समझो ये तुम्हारी बुक है और ये तुम्हारी टेबल है। सर हमारी जो बुक है, जो टेबल पे अगर कोई mg फोर्स लगा रही है, mg तो लगाएगी ना, नेट फोर्स क्या होता है? ma होता है, और नीचे ग्रेविटेशन फोर्स होता है g होता है, एक्सप्रेशन के लिए mg हो जाएगा। तो तुम्हारी सर टेबल भी तो एक फोर्स लगा रही होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसी कारण तो वो नहीं हिल रहा होगा। सर ये कितना लगा रही होगी? सर सिंपल सी बात है, रिएक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अगर mg के नीचे लग रहा होगा तो वो भी mg लगा रही होगी, तो क्या इस फोर्स को क्या बोलोगे? यही जो फोर्स होता है, जो अपोजिंग फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जब वो तब लग रहा है नॉर्मल टू ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? नॉर्मल। नॉर्मल मालूम तुम्हें पता है नॉर्मल क्या होता है? बता देता हूँ। नॉर्मल यानी होता है परपेंडिकुलर।
कैसा? परपेंडिकुलर। पर परपेंडिकुलर पढ़ा है उन्हें, परपेंडिकुलर एंगल क्या होता है सर? 90 डिग्री। कैसा? 90 डिग्री। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स उसके 90 डिग्री पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है, वही तुम्हारा कौन सा होता है? वही तुम्हारा नॉर्मल फोर्स। जो 90 डिग्री पे लगता है, इसमें 90 डिग्री पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ऐसा ये फोर्स लग रहा है, यही लग रहा है, तो यही तुम्हारा कौन सा फोर्स हो जाएगा? यही तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर फोर्स। कौन सा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स, है ना? ये तुम्हारा हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। तो मैं क्या बता रहा था कि तुम्हारे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस नॉर्मल फोर्स के, इस फोर्स के, इस नॉर्मल फोर्स से। अब देखो, तुम जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है हमारा म्यू है, वो होता है म्यू। इस यू, ये यू नहीं है, इसे बोलते हैं म्यू। म्यू आई थिंक सो म्यू ही बोलते हैं, एम ई यू, है ना? एम ई यू मतलब लिखते म्यू ही है, बोलते तो म्यू ही है पक्का है, लेकिन एम ई यू। अब ना तुम्हारा क्या नॉर्मल तो सेम ही रहता है हर ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन तुम्हारा पता है बदलता क्या है, इसमें मालूम पता है स्टैटिक है या काइनेटिक है, तो वो बदलता है तुम्हारा म्यू, जिसे बोलते हैं एस या फिर के। अगर एस लिखा है इसके नीचे तो स्टैटिक है, और के लिखा है तो काइनेटिक, ठीक है? आई होप ये म्यू डिसाइड करता है हर सरफेस के लिए तुम्हारा नॉर्मल हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। अब भाई एम जी तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही लगेगा ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कहीं भी लगाओ, लेकिन बदलेगा क्या? बदलेगा क्या? बदलता है तुम्हारा म्यू। क्या बदलता है? म्यू बदलता है तुम्हारा। म्यू डिपेंड करता है हर सरफेस के लिए कि भाई कोई सरफेस जो है किसी का म्यू जीरो है, म्यू जीरो मतलब फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन जीरो यानी सरफेस किसी होगी एकदम स्मूथ। तभी तुम्हें देखा होगा जब तुम आइस पे चलते हो, इस पे चलते हो आइस पे, तुम अभी गए हो, तुम आइस लेक वगैरह पे गए हो क्या? नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारी आइस ना वो स्लिपरी होती है, आइस बहुत स्लिपरी होती है, समझो। तुमने देखा होगा आइस बहुत चिकनी से होती है, तुम्हारी आइस का फ्रिक्शन कितना होता है? जीरो। तुम अपने किसी सरफेस पे, तुम टाइल सरफेस हुई घर पे, उसमें तुम ऑयल डाल देना, ऑयल डालने की वजह से तुमने उस पर एक कोटिंग सी दे दी, एक लेयर दे दी, उस लेयर के बीच में क्या होगा? तुम्हारे जो मैं बता रहा था जो बॉन्ड बन जाते हैं, उस वो बॉन्ड बनने में अब दिक्कत आएगी, उसके बीच में कौन से लेयर आ गई? उसके बीच में आ गई ऑयल की लेयर। वो ऑयल की लेयर हमारा दिक्कत पैदा करेगी इन दोनों के बीच में वो अट्रैक्टिव फोर्स लगने में। उस वजह से जो सरफेस है वो कैसे हो जाएगी? स्मूथ हो जाएगी, हो जाएगी स्मूथ। और फिर तो उस पर पैर रखना, तुम फिसल जाओगे, ठीक है? तो थोड़ा सा एक बूंद ऑयल टपकाना, और उस सरफेस को, उसके बगल वाली सरफेस को टच करना एक बारी, और उस सरफेस को टच करना एक बारी। तुम देखोगे जो ऑयल वाली सरफेस है ना वो एकदम चिकनी हो गई है, और उसमें उंगली आराम स्लिप कर रही है, लेकिन हमारी जो बगल वाली सरफेस है वो स्लिप नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? तो उस पर फ्रिक्शन है, उस पर तुम्हारी उंगली और तुम्हारे सरफेस के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई वो जो बॉन्ड्स बोला था बॉन्ड्स बन रहे हैं। जबकि जो तुम्हारा ऑयल बीच में आ गया तो अब वो बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, अब वो फ्रिक्शन जो है वहां नहीं लगता है, ठीक है? तो तुम्हारा म्यू डिसाइड करता है। अगर तुम्हारा म्यू बहुत ज्यादा है, म्यू तुम्हारा बहुत ज्यादा है, अगर तुम्हारा म्यू बहुत ज्यादा है तो क्या समझ आ रहा है? देखो नॉर्मल तो कांस्टेंट ही लगेगा। अगर मैं खड़ा हूँ, वेइंग मशीन यही मेजर कर दे, अगर मैं खड़ा हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वेइंग मशीन पे, उस पर एम जी फोर्स लग रहा होगा जो कि उसका वेट होगा, वो वेट तो तुम्हारा एक सरफेस भी फोर्स लगा ली होगी ऊपर डायरेक्शन में, वो क्या होगा? वही तुम्हारा नॉर्मल फोर्स होगा वो एम जी के बराबर ही, लेकिन क्या बोलते हैं उसे? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो कैसा है? परपेंडिकुलर है तुम्हारे ऑब्जेक्ट के, 90 डिग्री पे है तुम्हारे ऑब्जेक्ट। तो क्या स्मूथ हो जाएगा? अगर मैं म्यू बढ़ा दूं मतलब क्या सर? नॉर्मल तो कांस्टेंट है, तो एफ क्या हो जाएगा? एफ भी बढ़ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है अब मूव करने में ज्यादा फोर्स मांगेगा। समझ रही हो? ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब तो मैं एक बढ़िया सा एक चार्ट दिखाता हूँ, जो चार्ट तुम्हें बताता है कि भाई कैसे चीजें हो रही हो। हाँ, तुम्हारा वो चार्ट के तो कितना है कितना? चार्ट है क्या? आप
ये तुम्हारा जो है ग्राफ है। तो मैं बना ही देता हूँ, क्यों तुम्हें जो ग्राफ जो होता है तुम्हारा कैसे होगा, इसमें हमारा ये होता है फोर्स अप्लाई, और ये होता है हमारा म्यू। म्यू यानी क्या सर? म्यू इज नथिंग बट रेजिस्टिव, या बोलूं फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो क्या तुम्हारा फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है म्यू। अब देखो इस पॉइंट तक ये बताइए, ये लाइन क्या दिखा रही है, तो समझ में आ रहा होगा कि हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हो। तो यहाँ तुम्हारा फोर्स 0 है, यहाँ तुम्हारा कुछ बढ़ रहा होगा, यहाँ बढ़ रहा होगा, यहाँ बढ़ रहा होगा, तो इस पॉइंट पे बढ़ रहा है तुम्हारा फोर्स। बढ़ क्यों रहा है कि भाई वही वाली बात समझो, याद करो 5 साल के अच्छे से फोर्स लगाया, 10 साल के से लगाया, 5 साल के लगाया, ये जो तुम्हारा फोर्स है देखो इसकी वैल्यू सबसे ऊपर है म्यू की, इसके लिए म्यू के लिए सबसे ऊपर है, तो ये तुम्हारा कौन सा फोर्स है? जो म्यू एक्स मैक्स है, म्यू एस मैक्स। पता है इसे और क्या बोलते हैं? बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? पीक फ्रिक्शन। पीक यानी थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? पीक। पीक क्या बोलूं? मैक्स, मैक्सिमम। कैसा? मैक्सिमम फ्रिक्शन। और ये जो तुम्हारा लाइन होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये ग्राफ वही चीज बता रहा है, ये ग्राफ सेम टू सेम वही चीज बता रहा है कि भाई जब तुम फोर्स बढ़ाते हो तुम्हारा काइनेटिक जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और एक पॉइंट जब उसका मैक्सिमम रीच हो जाता है फिर उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है, क्योंकि कांस्टेंट होता है। देखो कांस्टेंट है कि नहीं म्यू के, इसके लिए म्यू के कैसा है? कांस्टेंट। म्यू के कैसा है? समझ आ रहा होगा? म्यू के कैसा है? कांस्टेंट। अब जरा मुझे एक चीज बता दो, म्यू के कैसा है? कांस्टेंट है उसके लिए कि म्यू के कांस्टेंट हो गया, ये हो गया, हो गया। अब क्या बचता है तुम्हारा? क्या बचता है, क्या बचता है, क्या बचता है? अब लेट्स सपोज लेट्स गो टू एक क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। अब देखो ये फोर्थ फ्रिक्शन फोर्स का कंसेप्ट यहाँ खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, और बाकी तुम्हारे जो एडवांस क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज समझो, लेट्स सपोज तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तुमने फोर्स लगाया जब पहले, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा। अब तुम्हें मुझे बताना है इस ऑब्जेक्ट का मास जो था वो था 50 kg। 50 kg का 50 किलो का ऑब्जेक्ट में 5 न्यूटन का फोर्स कैसे जाएगा? नहीं लेगा। तो जब 50 kg का फोर्स उसमें लग रहा था तो मैं इसके लिए म्यू एस की वैल्यू बताऊंगी, और मैं बोल के रख रहा हूँ म्यू एस के तानी, मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता हो। फिर तुमने क्या करा? तुमने फोर्स को बढ़ा के कर दिया 100 न्यूटन। कितना कर दिया? 100 न्यूटन। अब तुम्हें बताना है, अब बोलूंगा मैं ऑब्जेक्ट मूव करिए, तो अब तुम्हें बताना है म्यू की वैल्यू। म्यू ये 50 kg था। अब पहली चीज हमारे क्या होना चाहिए? हम जानते हैं फोर्स इज नथिंग बट म्यू टाइम्स एन। अब ये म्यू के भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। जब मूव नहीं कर रहा तब एस होगा, तो मूव कर जाएगा तो के होगा। पहले हमारे निकालने वाली चीज है जो एन है, यानी क्या है? एन है, फिर म्यू निकालना। एन कैसे निकलता है सर? एन हमने बताया था, एन इज नथिंग बट, एन कुछ नहीं है सर, एन वो फोर्स है जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किसके? जो हमारा सर नॉर्मल होता है ऑब्जेक्ट, नॉर्मल मतलब जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के नॉर्मल जितना ही फोर्स लग रहा होगा वो तुम्हारा फोर्स होगा, वो फोर्स होगा तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, ठीक है, वो तुम्हारा होगा। मतलब क्या? तुम्हारे ऑब्जेक्ट के नॉर्मल, तुम्हारे ऑब्जेक्ट के 90 डिग्री पे इतना ही फोर्स लग रहा होगा, वो तुम्हारा कौन सा होगा? नॉर्मल फोर्स होगा। देखो ना ये 90 डिग्री पे यही तो पूरा फोर्स है, 90 डिग्री यही तो पूरा फोर्स 90 है कि नहीं? एंगल 90 दिख रहा होगा। अब मुझे बताओ, पहले तो नीचे वाला फोर्स निकाल लेंगे, तो सर वही अपोजिंग फोर्स तो ऊपर लगेगा। नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा? तो नीचे सर कुछ नहीं है, तो एम जी लग रहा है। एम जी कितना है? 50 × 10 सर, अभी 10 ले लो, 500 न्यूटन। कितना? 500 न्यूटन। तो नॉर्मल कितना हो गया सर? नॉर्मली 500 न्यूटन हो गया। तो फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू टाइम्स 500 न्यूटन, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी है? फोर्स की वैल्यू कितनी है? 5। तो म्यू कितना आ जाएगा मेरा?
म्यू आ जाएगा मेरा 1/100, 1/100। देख रहे हो कितना कम है म्यू है, इतना एस कम क्यों लग रहा है, बताओ एस कम इतना क्यों लग रहा है, एस कम इसलिए लग रहा है सर क्योंकि मैंने 5 यूनिट का फोर्स लगाया तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा, तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है सर, अब बता दो, अब क्या बोला मेरा ऑब्जेक्ट फोर्स कितना कर दिया, फोर्स कर दिया मैंने सर 100 न्यूटन, फोर्स कर दिया मैंने 100 न्यूटन, 100 न्यूटन फोर्स कर दिया तो भाई 100 आ जाएगा, 100/500 इक्वल टू म्यू हो जाएगा। सही बात है ना, फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, जीरो कर जाएगा, यानी कितना 1/5। हमेशा 1/5 बड़ा होता है 1/100, तो 1/5 बड़ा होता है, तो फ्रिक्शन हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा सर, लेकिन म्यू कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। मैं बोल्ट रख गया 100 पे मूव करने लगा, तो हमारी म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1/5 हो गई, और म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1/100 हो गई। आया समझ में? ठीक है, थ्रेशोल्ड नहीं है ये, पीक नहीं है, पीक होता तो भैया थोड़ा बहुत हिलता, पीक नहीं आया है, ये पीक नहीं है। तो मैं जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ऑब्जेक्ट अपने नखरे दिखाना स्टार्ट करता जाएगा। सो आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी अब तक, है ना। तो हमारा नॉर्मल फोर्स क्या होता है, नॉर्मल फोर्स को रिलेटेड में अगले जो लेक्चर आएगा थोड़ा सा और बता दूंगा मैं 5-10 मिनट में कि लेक्चर जो हमारा नॉर्मल फोर्स है वो कैसा फोर्स होता है। तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेके कि तो वो इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, है ना, वो कैसे लग रहा होगा। तो बस सिंपल एक चीज़ याद रखना कि तुम्हारे नॉर्मल लगता है, जो फोर्स तुम्हारे ऑब्जेक्ट के नॉर्मल लगता है वो तुम्हारा कैसा फोर्स होता है, वो हमारा फोर्स होता है कैसा कैसा, वही फोर्स तुम्हारा होता है ना नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल जो अगर लगता है वही नॉर्मल फोर्स होता है, सिंपल सी बात है। सो टिल देन थैंक यू वाइजर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, है ना। तुम्हारा थोड़ा सा एडवांस लेक्चर था, चीज़ें शायद कॉम्प्लिकेटेड लगी होंगी, बिल्कुल लगी होंगी, मुझे भी कोई ऐसी चीज़ें पढ़ा था 9th क्लास में तो मुझे भी लगती, बट इससे तुम्हें आइडिया लगेगा जब तुम 11th क्लास में आओगे ना, तो आगे आओगे क्लास में तो तुम्हें ये चीज़ें फिर से मालूम होंगी ना, तुम्हारा अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। सो ट्राई टू रिमेंबर देम, ओके। नोट्स बनाओ ढंग से, जो मैं बोल रहा हूँ चीज़ों ढंग से सुनो, लेक्चर को 1-2 बार देख लो और अच्छे से देख लो, और तब कल जब क्वेश्चन भी करेंगे हम तुम्हें और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो टिल देन आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस लेक्चर, है ना। सो विदाई देते हैं आपसे, इसी के साथ लेक्चर 42 मिनट्स का हो चुका है ना। सो आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।